यहाँ चुनाव पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। बड़ी खबर इस बीच बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए वोटिंग का आज तीसरा और अंतिम चरण है। आज 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक करीब 8% वोटिंग हो चुकी है। ये 1 घंटे का परसेंटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह 9 बजे तक करीब 8% मतदान हुआ है। पोलिंग बूथ के बाहर हमने कतार भी आपको दिखाई थी। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसमें तेजी के साथ थोड़ी देर में इजाफा भी देखने को मिलेगा और हर आप एग्जिट पोल से जमीनी हकीकत देख पा रहे हैं। न्यूज 24 के तमाम संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर यह है। और अब आप देखिए 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, रीगा, सुपौल, पूर्णिया, वैशाली और सहरसा की ये तस्वीरें आप देख पाए। यहाँ पर जरा ध्यान से मतदाताओं को देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव का ये आखिरी चरण है और सुबह से ही ये तस्वीर धीरे धीरे तमाम पोलिंग बूथ पर बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ महिला मतदाता हैं तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अब पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देखिए तमाम जो वहां पर वोटर्स हैं उनसे न्यूज 24 के संवाददाताओं ने बातचीत भी की। सभी की जुबान पर जो है मुद्दे हैं। इस बार बेरोजगारी का मुद्दा है। वो चाहते हैं कि सरकार जो भी बने लेकिन इस बार रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगारी से जो लोग गुजर रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं। कोरोना काल में काफी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के हर जिले में शिक्षा का स्तर अच्छा हो ताकि बच्चों को भटकना ना पड़े शिक्षा के लिए और इसकी भी हालत अच्छी हो। तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज, इसको लेकर भी जिक्र किया गया। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बिहार की जनता ये चाहती है कि इस बार जो भी सरकार चुनकर आए वो इन तमाम समस्याओं पर काम करे, मात्र वादों पर नहीं, जमीनी हकीकत जो है उससे सामना करे, जमीन पर काम करे ताकि ये वादे पूरे हो सके। क्योंकि आप देखते हैं चुनाव प्रचार के दौरान जो नेता हैं तमाम वो वादे तो करते हैं। और ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मधेपुरा की तस्वीर, मुजफ्फरपुर, अररिया, सहरसा, दरभंगा और किशनगंज, कटिहार, रीगा, सीतामढ़ी, ये तस्वीरें आपके सामने ये बता रही हैं कि तीसरा चरण है, आखिरी फेज है। इसमें मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और तमाम दिग्गज बड़ी हस्तियां अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं और कुछ बड़े नेताओं ने अपना वोट कास्ट भी कर दिया है। और न्यूज 24 के तमाम संवाददाता इस वक्त टीवी स्क्रीन पर उनको आप देख रहे हैं, एक एक करके उनके पास चलते हैं और अपडेट भी लेंगे। अमित कुमार मधेपुरा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मधेपुरा का अपडेट लेंगे कि अब तस्वीर कितनी बदल गई है और साथ ही सौरभ कुमार से भी हम अपडेट लेंगे। अमिताभ ओझा वो भी हमें वहां से अपडेट देंगे, जानकारी देंगे कि इस वक्त क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कटिहार से तरुण कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। तरुण, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, जरा मुझे वहां का अपडेट दीजिए। चलिए, तरुण के पास अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। तरुण, मैं लौटूंगी, लेकिन अमित आपके पास आ रही हूं। अब कितनी तस्वीर बदल गई है, वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, सुबह से ही मतदाताओं की जो तादाद है, जो संख्या है, लगातार बढ़ रही है। और अभी भी जो मैं जहां खड़ा हूं मधेपुरा में, वहां पर देखिए लंबी लाइन है, महिलाओं की भी लंबी लाइन है। मैं कैमरामैन अमित राय से कहूंगा कि वो थोड़ा दिखाए। देखिए, पुरुषों की भी अच्छी खासी तादाद है यहाँ पर मतदान करने आए हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मतदान करने आए, क्या सोच कर, क्या दिमाग में है? मतलब हमारा एक कर्तव्य है, इसके लिए। आप मुद्दे क्या है? मुद्दे विकास। आप विकास का मुद्दा। आपका क्या मुद्दा? रामबड़त शाह, रोजगार चाहिए सर, इसलिए न्यू। इस तरह से इधर महिला भी है, लगातार बढ़ रही है भीड़। और उम्मीद है क्योंकि अभी सुबह 9 बजे तक मधेपुरा में करीब 6% तक मतदान हुआ है मधेपुरा में। और ये शहरी इलाका है जहां पर खड़ा हूं। जो ग्रामीण तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि वहां भी लाइन है, तो लोग मतदाता जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और उम्मीद है कि जैसे से धीरे से समय बढ़ेगा तो मतदाता बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर मधेपुरा जो इलाका है, यहाँ पर जो 4 सीटें हैं उसमें से 3 जेडीयू के पास है और एक मधेपुरा की जो सीट है ये आरजेडी के पास है। तो कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर आपको देखने को मिल रही है इन तमाम सीटों पर।
ठीक है अमित, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सौरभ के पास भी मुझे जाना होगा। सौरभ, अब वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, जरा अपडेट दीजिए आप। सौरभ, चलिए सौरभ के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं आपके पास आ रही हूं अमिताभ ओझा। वहां की तस्वीर कितनी बदल गई है, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लगातार है सर। हमारे साथ देखिए एआईएम के जो यहाँ कैंडिडेट हैं कमल हुदा साहब, वो आ गए हैं यहाँ पे। सर क्या स्थिति है अभी किशनगंज में? बहुत बेहतर स्थिति है। पोलिंग बड़ा अच्छा हो रहा है, शांति से हो रहा है और सब मतदाता शांतिपूर्वक वोट दे रहे हैं और एमआईएम के प्रति अच्छा है, इंशाल्लाह जीत होगी। एआईएम किस तरह से जो कहा जा रहा था कि समीकरण में एक बिल्कुल अलग से त्रिकोणीय कुछ बना रहा है, कहीं कोई त्रिकोणीय रूल नहीं है, एक तरफा एमआईएम है मैदान में। कहीं को ये लोग अफवाह फैला रहे हैं बीजेपी वाले। ये भारतीय जनता पार्टी वाला का कोई काम नहीं है। ये झूठ मूठ का हवा फैला रहा है कि ये है वो है, वैसा कुछ नहीं है। एमआईएम के प्रति जो 2019 में एक विश्वास यहाँ के मतदाताओं ने जताया था, उससे भी अधिक विश्वास इस बार जता करके लोग वोट कर रहे हैं। अगला मर्तबा 2019 में सिर्फ नौजवान हमारे साथ थे, इस बार तो माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ आ गए हैं। इंशाल्लाह अगले बार से इस बार अधिक वोट से जीत होगी इंशाल्लाह। ये बताइए कि सीमांचल के सीटों पर एक बड़ा फैक्टर ओवैसी फैक्टर है, आपके हिसाब से कितना बड़ा फैक्टर है? ओवैसी साहब फैक्टर है, सीमांचल में हम लोगों की जीत होगी। और सीमांचल फैक्टर ओवैसी साहब जो यहाँ पर आए हैं, ये सीमांचल की बदहाली, सीमांचल की दुर्दशा देख करके ओवैसी साहब यहाँ पर आए हैं। अब तक जितने भी सरकार आए, चाहे वो पूर्व में केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस सीमांचल को लोगों ने ठगने और छलने का काम किया, वोट बैंक बना करके इस्तेमाल करने का काम किया। और इंशाल्लाह इस बार सीमांचल की बदहाली दूर होगी और अधिक से अधिक सीट करके बिहार विधानसभा एमआईएम जाएगी इंशाल्लाह। ये कहा जाता है कि सीमांचल में आपकी मौजूदगी जो है सिर्फ वोट कटवा की है, या फिर आप इनडायरेक्ट वे में फायदा करते हैं, एनडीए के लिए फायदा करते हैं? ये उनसे कहिए ना, वोट कटवा जो कहते हैं, ये जो कांग्रेस को लोग अगर वोट कटवा कहते हैं, इनको महाराष्ट्र का याद दिलाइए। ठीक है अमिताभ, मैं आपके पास लौट रही हूं, आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए धीरे धीरे जो है अब दिलचस्प ये वोटिंग परसेंटेज और यहाँ की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ, शिवसेना का मुख्यमंत्री वहां पर बना दिया, वो इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। 2019 में तो लोगों ने यह साबित करके दिखा दिया कि वोट कटवा अब एमआईएम नहीं है, वोट कटवा अब कांग्रेस है। ये साबित कर दिया 2019 में, और 20 में उससे अधिक साबित करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास अमिताभ। देखिए सभी अपने जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन जनता का जो फैसला है वो 10 तारीख को सामने निकल कर आएगा। सौरभ, जरा आप जल्दी से अपडेट दीजिए और तस्वीर भी दिखाइए वहां की। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में। आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतार है और एक एक करके हम सभी लोगों से बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दरभंगा के जो लोग हैं वह किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट कर रहे हैं। दरभंगा शहर का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोकल चुनाव है और इस आधार पर ही वोटिंग हो रही है। सर ये बताइए, जब आप वोट देने के लिए आए हैं तो मन में क्या चल रहा है, क्या सोच है आपकी? ये बताइए, युवा जो है बिहार का वो क्या सोच रहा है? यही सोच रहे हैं कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना विकास हमारे यहाँ का हो, हम यही सोचते हैं। क्या सोच रहा है? यही बात सर, विकास होने का, समझ गए ना, समझा सर। महंगाई बहुत हो रहा है, महंगाई के लिए हम कहेंगे बहुत महंगाई हो रहा है। लॉकडाउन में रोजगार खत्म हो गया, महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो हमारे साथ दरभंगा के कुछ लोग थे, इनका कहना है कि विकास हमारा मुख्य एजेंडा है और सबसे बड़ी बात है जो हाल के दिनों में महंगाई बढ़ी है, निश्चित रूप से उस पर काबू करने की जरूरत है और जो सरकार सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए ये बड़े मुद्दे कोरोना काल में है कि एक तरफ लोगों की नौकरियां चली गई हैं तो दूसरी तरफ महंगाई भी और ज्यादा उनको परेशान कर रही है। सौरभ, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तरुण, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वहां की स्थिति हमें दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। तरुण कटियार का अपडेट दीजिए जल्दी से।
लगातार लोग घर से निकलकर कोरोना काल में भी वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। हम आपको पीछे अगर तस्वीर दिखाएं तो महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है और सबसे खास बात यह है कि कोरोना काल में जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की ओर से वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक महिला है। मतदान कितना महत्वपूर्ण है इस बात को आप इस महिला को देखकर समझ सकती हैं कि स्ट्रेचर यूं कहें कि एक काफी परेशान है और उसके बावजूद भी वोटिंग करने के लिए पहुंची हुई है। ठीक है, मैं लौटूंगी। तरुण, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। देखिए, हर एक पोलिंग बूथ की हकीकत है, ये तस्वीर है जो आपके सामने है। एक एक करके हर वो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तेजी के साथ क्योंकि मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है तो परसेंटेज में भी इजाफा हो रहा है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो मधेपुरा की है। तमाम न्यूज 24 के संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, उनके पास लिए चलेंगे बाद में, लेकिन अब स्टूडियो का रुख करना होगा। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश जी लगातार बने हुए हैं। सुकेश जी, हमने बात की थी सीमांचल की, अब मैं बात करना चाहूंगी जो कोसी नदी के आसपास इलाके बसते हैं, यहां पर यहां का गणित क्या कहता है? क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, ये पूरा इलाका, मैंने पहले भी आपको बताया, ये पूरा इलाका पिछले चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन का इलाका था। ये यहाँ यादव अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन आप ये समझिए कि ईबीसी, जिसको कार्व आउट करके नीतीश कुमार ने एक अपना वोट बैंक बनाया था, जिसपे नीतीश कुमार अपना आधिपत्य समझते हैं कि वो उनका वोटर है, वो भी अच्छी खासी संख्या में है। इन सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ रही है, गठबंधन में है बीजेपी के साथ, बीजेपी से ज्यादा जेडीयू इन सीटों पे चुनाव लड़ रही है। उनको लगता है कि हमारे बिल्कुल एक ऐसा वोटर है जो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और याद रखिए, इसी इलाके में नीतीश कुमार ने जाकर अपनी आखिरी रैली में ये कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो ये मोटिव अपील जो है वो भी इस इलाके के लिए थी। ये बात सही है, नीतीश कुमार वहां जाकर अपने विकास कार्यों की बात याद कराते हैं। वो कहते हैं कि इस इलाके से पटना पहुंचना कितना मुश्किल था, हमने इसको 6 घंटे से कम का रास्ता बना दिया, इसको और कम करना है, 5 घंटे करना है। तो ये बात सही है कि अपने पुराने 15 साल का शासन याद कराते हैं। पिछले 5 सालों के शासन में उन पर कई सवाल उठे हैं और शायद इसी को एक उसको एंटिसिपेट करते हुए उन्होंने आखिरी वक्त पे ये कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो मतलब 5 साल और दीजिए। मुझे लगता है कि देखिए, इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। वो तेजस्वी उसको मुद्दा बना सकते हैं, उसको चिराग पासवान मुद्दा बना सकते हैं, उसको महागठबंधन एक मुद्दा बना सकता है कि ये थका हुआ डिफीटिस्ट सीएम का अप्रोच है, उन्होंने हार मान ली है। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने सोच समझकर एक मुस्लिम मतदाता, देखिए ये पूरा जो इलाका है वहां मैंने आपको बताया था कि सीमांचल का जो इलाका है उसमें मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी पकड़ है, बहुत पैठ है। वो अगर 3 हिस्सों में बढ़ जाता है तो वो आरजेडी को कमजोर करता है, वो महागठबंधन को कमजोर करता है। तो पहला तो उनका इमोटिव अपील उनकी तरफ था कि पहले जो आप मुझे वोट करते थे, हमने बीजेपी से अलग लाइन ली है, एनआरसी के खिलाफ हम प्रस्ताव लेकर आए हैं विधानसभा में, तो उनको अपनी तरफ आकर्षित करना था। दूसरी तरफ अपनी ईबीसी वोटर को बताना था कि हमारे साथ हम बात कर रहे हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। यहाँ पर एक और सवाल महत्वपूर्ण है, इस पर भी मैं जवाब लूंगी सुकेश जी से। लेकिन इस बीच बिहार में अंतिम चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस बीच जो कड़ी फाइट है वो देखने को मिल रही है। पुष्पम प्रिया ने अपना वोट कास्ट किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी है। मैम, ये बताइए कि आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है, तो खुद को और अपनी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? हमने जो पूरा ये मुहिम था प्लूरल्स का, वो बहुत रिवोल्यूशनरी था हमारे लिए, बदलाव के लिए हमने शुरू किया है और बहुत जल्दी हम बहुत वर्टिकली घुस गए हैं, बिल्कुल नीचे तक, जहाँ मैं जाती हूँ और सभी लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैं अपने आप को, अपनी पार्टी को बहुत ही अच्छे भविष्य के, मैं बिहार का भविष्य हूँ अब, क्योंकि बिहार का भविष्य बनाना है तो मैं बिहार का भविष्य हूँ, प्लूरल्स ही बिहार का भविष्य है। आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है दोनों सीटें निकलेगी या एक भी निकलेगी या नहीं? दोनों ही सीटें निकलेंगी। बांकीपुर का चुनाव हो चुका है, बहुत ही अच्छा चुनाव हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल जीतेंगे। बिस्फी से चुनाव आज है, बिस्फी का चुनाव भी बहुत ही अच्छा होगा, ये तो पता चल जाता है जब आप मिलते हैं लोगों से। तो बिल्कुल बहुमत से जीतेंगे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बहुमत से जीतेंगे। ये बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसका मतलब क्या है?
क्या वो रिटायरमेंट की तरफ चले गए हैं और आने वाला जो दिन है वो तेजस्वी का है, पुष्पम प्रिया चौधरी का है या फिर चिराग पासवान का? इसका मतलब ये है कि चुनाव से जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने कहा है, तो थोड़ा सा वो सिंपैथी वाली चीज़ है, यही मतलब है इसका। मतलब इमोशनल कार्ड खेला है। बिल्कुल, ये पहले भी कहा जा सकता था, या कहने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आखिरी है तो आखिरी है, पर मेरा तो यही कहना है, मैंने अभी भी कहा आपको, ये भी चुनाव नहीं होना चाहिए था। तो दरभंगा की ये 20वीं विधानसभा सीट जहां पर पुष्पम प्रिया ने अपना वोट कास्ट किया है और जीत का दम भी भरा है। वहीं मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा से महागठबंधन की प्रत्याशी कांग्रेस उम्मीदवार सुभाषिनी यादव से बातचीत की न्यूज़ 24 संवाददाता अमित कुमार ने। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। मधेपुरा में हूं और अभी सुभाषिनी यादव जो कि बिहारीगंज से चुनाव लड़ रही हैं, शरद यादव की बेटी हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। अभी उन्होंने वोट किया है और सुभाषिनी जी, शरद जी की विरासत, यहाँ पर वो सांसद रहे, एक तरह से क्या उनकी विरासत अब संभालने जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि मधेपुरा की जनता जो बिहारीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपके साथ होंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा? जी देखिए, जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है और दे रही है। जनता हमारे साथ है और जनता ने अपना पूरा समर्थन अपनी बेटी, अपनी बहन को दिया है और जनता बदलाव के लिए अपना वोट डालने जा रही है आज। और मैं आशा करती हूँ जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकले और अपने परिवर्तन के लिए, अपने विकास के लिए वोट करें। जेडीयू के साथी थे शरद जी हमेशा, और अब नहीं है, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस से चुनाव इसलिए लड़ रहे क्योंकि महागठबंधन बनाने में हमारे पिताजी का 2015 में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और कांग्रेस उसका एक बहुत बड़ा घटक दल रहा है। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक तरह का इमोशनल कार्ड कहा, उन्होंने कहा दिया कि आखिरी चुनाव है, अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी सही बात है, उम्र का तकाजा है और पिताजी भी हमारे अस्वस्थ है, तो अब युवाओं को, हम उनके बच्चे हैं, उन्हें अगर वो लग रहा है कि हम जिम्मेदारी निभा पाएंगे, हमें जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो हम तत्पर तैयार हैं। बोलता हूँ का फैसला सही है जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, युवाओं को आगे आना या फिर चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर चुनाव में नतीजे अच्छे नहीं आने वाले इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सम्मानजनक 15 साल उन्होंने प्रदेश को दिए हैं, अच्छा शासन चलाया है, मैं उनको बधाई देती हूँ। पर अब युवाओं को मौका मिलने जा रहा है, अपना आशीर्वाद दे वो। देखिए, सुभाषिनी यादव को आप सुन रहे थे, शरद यादव की बेटी हैं। युवाओं का उन्होंने जिक्र किया है कि युवाओं को मौका मिलने जा रहा है। देखिए, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो जीत के दावे नहीं कर रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से वोटर से अपील की है और जीत का दम भरा है। लेकिन एक बार मुझे सहरसा जाना होगा, वहां से मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आ रही हूँ, जरा काफी देर से वहां से कोई अपडेट नहीं मिला है, दिखाइए तस्वीर वहां की। मैं बताऊं आपको, इस समय हम सहरसा बस्ती के उर्दू मध्य विद्यालय में खड़े हैं और सुबह से ही यहाँ पर वोटरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आप साफ तौर पे तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से लोग, लंबी कतार लोगों की देखी जा रही है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित कुमार, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो वहां पर नहीं है, लेकिन कुछ जो वोटर्स दिखाई दे रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क जरूर नजर आ रहा है। सौरभ, एक बार आपके पास पे आ रही हूं। देखिए, यहां पर दिलचस्प फाइट देखने को मिल रही है और आपने जो वोटर्स हैं उनसे भी बातचीत की थी, यानी कि इस बार नेताओं ने कुछ भी कहा हो लेकिन मुद्दों के आधार पर वोट डाल रहे हैं वोटर्स। दोबारा रिपीट में दिखाया जाएगा क्या? जी बिल्कुल, मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूं और उनका यह भी कहना है कि जो मुद्दे हैं उसी के आधार पर हम अपना वोट कर रहे हैं। और इस बार अगर उनकी माने तो जाति के आधार पर बिहार में वोटिंग होती थी, वह इस बार नहीं हो पा रही है। हमारे साथ फिर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये बताइए मुद्दे क्या हैं, लोग किस मुद्दे के आधार पर वोट कर रहे हैं? विकास 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 सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो पार्टी विकास करेगी हम वोट उसी को देते हैं। ये बताइए, आपने तो पहली बार वोट किया है, तो मन में क्या चल रहा है, सोच क्या है? आई थिंक वो लोगों को वोट करना चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट को जोड़ देते हैं और वो जो हमारे देश के लिए अच्छा काम करें, हमारे यहाँ पे जो अच्छी रोडें दे, अच्छी विकास के मुद्दे दे, बेरोजगार को रोजगार दें, ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है एज अ यूथ मेरे लिए। मैम, ये बताइए कि बिहार है वो क्या सोच रही है? वही कि नीतीश जी जब से आए हैं हम लोग फ्री हो गए हैं, हम लोग को हर चीज़ में आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग उन्हीं को देना पसंद करेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग थे, इनका कहना है कि जो विकास मुद्दा है उसके आधार पर हम अपना वोट कर रहे हैं। और जो पहली वोटर थी उनका कहना है कि महिला सुरक्षा एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मसला है, जिसके आधार पर जो महिला वोटर खासकर है वह अपना वोट कर रही हैं। जी
ठीक है सौरभ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मधेपुरा जाना होगा अमित कुमार के पास। अमित, लगातार आप वहां पर वोटर से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मधेपुरा की बात करें तो यहां पर भी टफ फाइट है काफी, और यहां पर भी तमाम नेताओं ने काफी जोर लगाया है जीत के लिए। जरा यहां की तस्वीर भी दिखाइए और यहां का गणित भी समझाइए। जी देखिए, मधेपुरा जो है, जैसे जिस तरह से एक कहावत भी चलती है कि रोम का पोप जो है वो रोम का है, और जो गोप है वो मधेपुरा का। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बात है, पूरे यादव बेल्ट है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो राजनीति है वो यादव के इर्द गिर्द ही रही। यहाँ पे जो 4 सीट है, हालांकि उसमें 3 सीट पूरी तरह से जेडीयू के पक्ष में थी जब पिछले बार महागठबंधन में चुनाव लड़े थे, और ये जो मधेपुरा की सीट है वो आरजेडी के पास थी। तो अभी देखिए धीरे धीरे लोग लगातार आ रहे हैं, क्योंकि बूथ को बांटा गया है कोविड की वजह से। 7 जो पहले यहाँ पे 3 बूथ हुआ करता था उसे 7 बूथ में कर दिया गया है, जिसके बावजूद महिलाएं बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर वोट कर रही हैं। पिछले बार भी देखा गया तो महिलाओं की तादाद ज्यादा थी, तो इस बार भी महिलाएं हैं, लेकिन मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। खुद नीतीश कुमार ने 2 दिन यहाँ कैंप किया था, मधेपुरा में कैंप किया था, और जैसा सुकेश भी बता रहे थे कि कोसी का इलाके में तो पहले भी उन्होंने जिस तरह से बाढ़ पीड़ित इलाकों में मदद की, और जो उनका वोट बैंक है, बड़ा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो यही है। तो ऐसे में उनको पूरी उम्मीद है कि पिछले बार की तरह इस बार भी जेडीयू के पक्ष में होंगे, क्योंकि 12-12 उनके मंत्री की किस्मत दांव पे लगी हुई है, और जेडीयू ने करीब 20 सीट पाई थी यहाँ पे। बिल्कुल, तो ऐसे में बहुत उम्मीद है, और इसलिए बहुत ही नजदीकी मुकाबला है। लेकिन जो यहाँ पर समीकरण है वो यही बता रहा है कि सीधा सीधा मुकाबला महागठबंधन और यहाँ पर जो एनडीए है। हालांकि शहरी इलाके में पप्पू यादव अभी लड़ रहे हैं चुनाव मधेपुरा से, और उम्मीद की जा रही कि अगर वो यादवों का वोट अगर ठीक ठाक काट लेते हैं, ले लेते हैं, जीतने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है आरजेडी को। तो कुल मिला के देखिए तो मधेपुरा का जो इलाका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका, और ये पूरा जो सीमांचल और जो कोसी का इलाका है उस लिहाज से गढ़ आप कह सकते हैं कि जेडीयू का है, एनडीए का है। जी ठीक है अमित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सुकेश, मैं मधेपुरा के बारे में जरूर आपसे समझना चाहूंगी कि मधेपुरा हमेशा सुर्खियों में रहा और यहाँ से बड़े बड़े नेताओं ने जीत दर्ज की है, जरा इसके बारे में बताइए। नहीं, जो अमित कह रहे थे मैं उसको ठीक कर देता हूँ। वो पुरानी कहावत है, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। जी, उसका मतलब यह है कि यादवों की बहुलता रही है, वो यादव सेंट्रिक राजनीति वहां होती रही है, और इसलिए वो एक जमाने में आरजेडी का गढ़ हुआ करता था। लेकिन जब उन्होंने बताया आपको कि 3 सीटें जेडीयू के पास है, 1 सीट आरजेडी के पास है अभी, ओके, तो वो ये बताता है कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से जेडीयू ने वहां की राजनीति की है। नहीं, मैं यहाँ पे छोटा सा करेक्शन आपसे चाहूंगी कि 2015 में 4 सीटें आरजेडी ने जीती थी या 3? जो उन्होंने कहा, मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम, फिगर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 4 सीटें आरजेडी के पास है, जेडीयू के पास 8 हैं, जबकि 1 बीजेपी ने जीती। नहीं, वो उस इलाके की बात कर रहे हैं, वो शहरी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके की बात कर रहे हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि जेडीयू का प्रेजेंस उस इलाके में बहुत बढ़ गया। जेडीयू एक जमाने में वो उतनी पावरफुल नहीं हुआ करती थी। 2005 के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो इस इलाके में अच्छी खासी उन्होंने इस इलाके में तरजीह दी, पार्टी को फैलाया, पार्टी को बड़ा किया और ईबीसी वोटर को अपने पास रखा। तो इस वजह से उनका स्ट्रेंथ इस इलाके में काफी बढ़ गया है। अब देखिए इस पूरे इलाके में पूरे अगर 78 सीटों की बात करूं, 78 और कम से कम कोसी और सीमांचल क्षेत्र की बात करूं तो उसमें एक पप्पू यादव, राइट, क्या वो स्पॉइलर की भूमिका में है? ओवैसी, क्या वो स्पॉइलर की भूमिका में है? एक अगर यादव वोट को स्पॉइल कर रहे हैं तो दूसरे मुस्लिम वोट को स्पॉइल कर रहे हैं। क्या ये तेजस्वी यादव के प्रोस्पेक्ट्स को धूमिल कर रही है? क्या लोग ये समझ गए हैं कि ये वोट काटने के लिए मैदान में है, या फिर जो पप्पू यादव का लोकल इन्फ्लुएंस है, पप्पू यादव पूर्णिया मधेपुरा के इलाके में एक पावरफुल फिगर रहे हैं, उनका वही पॉकेट रहा है। आज वो पैन बिहार लीडर बनने की कोशिश में है, लेकिन उनकी जो राजनीति है उनके आसपास इस इलाके के आसपास रही है। तो क्या ये दोनों स्पॉइलर साबित होंगे? क्या वो इतनी वोटें काट लेते हैं जो आरजेडी को हर्ट करेगा? क्या ये एक अंडरस्टैंडिंग है? क्या ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है बीजेपी के साथ? क्या बीजेपी के साथ इनकी हॉबनॉबिंग है, या आरजेडी के लोग ये इस इलाके में बताते रहे हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस पूरे इलाके को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ओवैसी का होना, पप्पू यादव का होना, मजबूती से चुनाव लड़ना, ये सब प्ले में आएगा जब हम इस इलाके की बात करते हैं।
बिल्कुल, इस इलाके की बात करते हैं। सुकेश ने जो समझाया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ये पप्पू यादव की बात करें या असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, इनकी पार्टी क्या बाकी जो या महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं, तो क्या इन इलाकों में इनकी पार्टी खेल इन नेताओं का बिगाड़ेगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।